हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके करंट अफेयर्स के लिए वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए सबसे पहले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा रोल ऑफ गवर्नर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। क्या कोई भी अनइलेक्टेड गवर्नर या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बिल पास किया जाए, क्या उसको स्टॉप कर सकता है? क्या उसको विदहोल्ड कर सकता है इनडेफिनेटली टाइम के लिए? आप मुझे इसका कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर क्या स्टॉप किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। तो रिसेंटली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया तमिलनाडु, केरला, पंजाब के गवर्नर जो है वो बिल को डिले कर रहे हैं, काफी टाइम से डिले कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। तो ये जो इशू है कि पेंडिंग बिल का, कि गवर्नर बिल को पेंडिंग कर लेते हैं या डिले कर लेते हैं बहुत टाइम के लिए, ये सिर्फ एक गवर्नर का इशू नहीं है। ये इशू डेमोक्रेसी का इशू है। डेमोक्रेसी अंडरमाइन होती है। दूसरा जो इशू है ये फेडरलिज्म का इशू है। और तीसरा जो इशू है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। तो बिल को गवर्नर बार बार डिले करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी जो ये इशू हमारा जो है एलिवेट होता है। तो चलिए और मैं समझने की कोशिश करता हूं, इस इश्यू को हम समझेंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि बिल को डिले किया जा सकता है, या टाइम लिमिट कितनी है उसकी, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप आर्टिकल 200 देखने की कोशिश करें, आर्टिकल 200 के अंदर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर अगर अपना बिल पहले असेंबली में पास होता है, फिर काउंसिल में जाता है, फिर असेंट के लिए गवर्नर के पास जाता है। तो गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर होती हैं, या हम डिस्क्रिशनरी ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, वो हम सारी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला अगर मैं देखूं कि गवर्नर के पास कौन सा ऑप्शन होता है, तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं तो पहला ऑप्शन जो होता है गवर्नर के पास, वो बिल को एसेंट दे सकता है। अगर जब बिल को गवर्नर एसेंट दे सकता है तो बिल को एसेंट दे दिया तो वो बिल क्या बन जाता है? बिल बिकम्स लॉ। बिल जो है लॉ बन जाता है। ये तो बहुत ही मतलब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। नॉर्मल कह सकते हैं कि ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है कि बिल जो है वो लॉ बन जाता है। और हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होता है वो होता है विद होल्ड। गवर्नर क्या कर सकता है? बिल को विद होल्ड कर सकता है। अगर गवर्नर बिल को विद होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि बिल जो है वो डेड हो जाएगा। बिल कैसा हो जाएगा? डेड हो जाएगा। उसका कोई भी मतलब नहीं है, आगे उसका कोई भी काम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि गवर्नर बिल को कितने टाइम तक विदहोल्ड कर सकता है? क्या इनडेफिनेटली टाइम तक विदहोल्ड कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजन है? अगर मैं बात करूं विदहोल्ड की या टाइम लिमिट की बात करता हूं, तो देयर इज नो टाइम लिमिट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लूप होल है कि यहाँ पर टाइम लिमिट मेंशन नहीं की गई है। अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखूं तो तीसरा ऑप्शन ये है, अगर स्टेट लेजिस्लेशन ने गवर्नर के पास बिल भेजा तो गवर्नर क्या कर सकता है? उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। क्या भेज सकता है? रिकंसिडरेशन। री रिकंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेज सकता है। लेकिन अगर गवर्नर ने एक रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेजा, अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट के अगर बिल पास करके गवर्नर के पास भेज दिया, तो गवर्नर को वो मैंडेटरी हो जाता है कि उस बिल का वो क्या करे? एसेंट दे। और चौथा जो ऑप्शन हमारे पास होता है, चौथा ऑप्शन होता है कि गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व करता है। क्या करता है? प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट। रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 201 में आता है। अब हम ये एक एक करके सारी ये जो ऑप्शन है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। गवर्नर के पास कितने ऑप्शन होते हैं गाइस?
गवर्नर के पास जो होते हैं 4 ऑप्शन होते हैं। एसेंट द बिल, जब बिल एसेंट हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है। विद होल्ड कर लेता है तो लॉ क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, वो डेड हो जाता है। और जब रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, एक बार अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, फिर वो क्या होता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, फिर बिल मैंडेटरी हो जाता है कि उसको वो पास करना ही पड़ता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 201, आर्टिकल 201 क्या कहता है? आर्टिकल 201 कहता है कि गवर्नर क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए बिल। लेकिन अगर गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए बिल कब रिजर्व कर सकता है, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसमें गवर्नर जो है रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए? पहला है, अगर एंटी हाई कोर्ट, या हम कह सकते हैं इंडेंजर्ड हाई कोर्ट, अगर एंटी हाई कोर्ट बिल है तो क्या है, वो रिजर्व कर सकता है एंटी हाई कोर्ट। और दूसरा, अगर नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई है तो उसको कर सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड है कोई, तो इन कुछ चीजों में क्या कर सकता है, गवर्नर जो है रिजर्व कर सकता है बिल को और प्रेसिडेंट के लिए, आर्टिकल 201 के अंदर। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है? क्या गवर्नर जो वर्क करता है वो कैसे वर्क करता है? गवर्नर जो करता है, गवर्नर एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसी के। तो इसका मतलब ये है, इनडायरेक्टली जो है, जो स्टेट होता है वो किसके कंट्रोल में रहता है? वो स्टेट जो है वो कंट्रोल में रहता है पार्लियामेंट के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि आर्टिकल 201 के अंदर, अगर मैं बात करूं कि जो प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस कौन से आर्टिकल के अंदर करता है, 74 के अंदर। अगर हम बात करते हैं गवर्नर जो एड एंड एडवाइस के अंदर जो वर्क करता है वो है 163 आर्टिकल के अंदर वर्क करता है। तो ये दो चीजें हमने इंपॉर्टेंट आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं एक्सक्यूज मी कंपैरिजन सर, करने की कोशिश करूं, मान एक्सक्यूज लीजिए मी अगर सर। बिल को डिले किया जा रहा है तो उससे होने क्या वाला है? क्या हमारा जो डेमोक्रेसी है वो अंडरमाइन होगा? हम दो तीन चीजें इसमें देख लेते हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? अगर बिल को डिले यस किया सर, जा रहा है, एक्चुअली एक बिल डाउट डिले, पूछना था। तो अच्छा, वो इसका आप मतलब क्या है, मैसेज डेमोक्रेसी करेंगे अभी, अंडरमाइन हो नहीं रही है। आप नोट लिख लो, सर को ओ, क्लास कंप्लीट कर दो, है ना? ओके ओके सर, थैंक यू। और दूसरा चीज आपको पता होगा, मैंने जैसे बताया, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट जो है इनडेफिनेटली टाइम के लिए बिल को क्या कर सकता है, वो विद होल्ड कर सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, जब गवर्नर क्या करता है, गवर्नर के पास जब बिल जाता है तो आर्टिकल, अगर मैं 163 की बात करूं तो आर्टिकल अगर मैं 200 की बात करूं तो आर्टिकल 200 में मेंशन किया गया है कि गवर्नर के पास जैसे ही बिल प्रेजेंट होगा तो उसमें लिखा गया है एज सून एज पॉसिबल उसको एसेंट देना पड़ेगा। अगर आप, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था ओरिजिनली क्या है, एज सून एज नहीं था, 6 वीक के टाइम के अंदर गवर्नर को क्या करना था, बिल को एसेंट देना था। लेकिन एज सून एज जो कर दिया है, तो इससे क्या हो गया, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल है। क्या ये गाइड? अगर मैं देखूं टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट क्या है, नो टाइम लिमिट, तो इसका मतलब ये है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल है। तो नो टाइम लिमिट की हम बात कर रहे थे, नो टाइम लिमिट, तो ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल है। और पॉलिटिकल मिसयूज होता है इसका, किसका?
पॉलिटिकल मिसयूज। लीडर्स क्या करते हैं, जो गवर्नर होते हैं उसका क्या करते हैं, पॉलिटिकल मिसयूज किया जाता है। सेंटर एंड स्टेट टेंस। तो ये इससे रिलेटेड यही चीजें थी कि अगर मैं गवर्नर जो बिल को डिले कर रहा है तो उस अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में एज सून एज पॉसिबल दिया गया है, लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट से कंपेयर करूं तो प्रेसिडेंट के पास जो होता है वो पॉकेट वीटो होता है, लेकिन गवर्नर के पास कोई भी पॉकेट वीटो नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि गवर्नर जो है उसके पास पॉकेट वीटो नहीं है। अगर वो पॉकेट वीटो यूज करता है, वो बिल को विदहोल्ड करके अगर पॉकेट वीटो यूज करने की कोशिश करता है तो वो क्या है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब हम कुछ केसेस देखने की कोशिश करेंगे जो गवर्नर से रिलेटेड है। अगर वो बिल को डिले करता है तो कुछ केसेस देखेंगे, तो सबसे केसेस देखने की कोशिश करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कुछ केसेस में हम वो देखने की कोशिश करेंगे गाइस। हमारा जो पहला केस होने वाला है वो कौन सा है, वो है शमशेर सिंह केस जो 1974 में हुआ। शमशेर सिंह शमशेर सिंह शमशेर सिंह केस 1974 में हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज नहीं कर सकता जब वो बिल को एसेंट दे या विदहोल्ड करे, जब स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास करके भेजा जाए। तो गवर्नर जो है वो विदहोल्ड नहीं कर सकता, विदहोल्ड और एसेंट। अगर मैं दूसरा केस देखूं, दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस है नबाम राबिया केस। नबाम राबिया केस, तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो है, जो लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग है उसको आर्बिट्रेटली उसको क्या नहीं कर सकता, उसमें आर्बिट्रेटली इंटरफियर नहीं कर सकता, आर्बिट्रेटली इंटरफियर नहीं कर सकता। अगर मैं एक केस और देखते हैं हम, जो अगर मैं तीसरा केस देखने की कोशिश करूं, तीसरा कौन सा केस है, तीसरा है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नर। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो है वो इनडेफिनेटली टाइम तक सिट नहीं कर सकता। गवर्नर को क्या है, एसेंट देना चाहिए। क्या करना चाहिए, मस्ट एक्ट एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल उसको बिल को एसेंट देना चाहिए। तो ये कुछ हमारे क्या कहते हैं केसेस थे जो गवर्नर से रिलेटेड थे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे हम। Hello, sir. Hello. Speak out, huh? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े उससे पहले हम Okay, sir. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज में बहुत था। अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 370 जो 2019 में क्या हुआ था, एब्रोगेट हुआ था, तो उसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 17 में क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि फुल फ्लेज स्टेट को वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दे? क्या पार्लियामेंट
ऐसा कर सकती है कि ऑलरेडी क्या है, जो फुल फ्लेज स्टेट है उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दे। तो अगर आप आर्टिकल 3 को देखने की कोशिश करेंगे तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर है? गाइस आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर है। आर्टिकल 3 में पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर है? अगर मैं आर्टिकल 3 में देखूं तो आर्टिकल 3 में क्या कर सकता है पार्लियामेंट? क्रिएट न्यू स्टेट, एक क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है न्यू स्टेट्स। और दूसरा ऑल्टर द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है। और तीसरा चेंज नेम्स, नेम को चेंज करता है किसी भी टेरिटरी को। और क्या कर सकता है गाइस? और कोई भी टेरिटरी है उसको क्या कर सकता है? रीऑर्गेनाइज कर सकता है। तो ये तीन चीजें। तो आर्टिकल 3 के अंदर क्या है? कोई भी स्टेट है या कोई भी दो स्टेट है उसको मिला के एक स्टेट बना सकता है, किसी स्टेट से यूनियन टेरिटरी कार्व कर सकता है। आर्टिकल 3 के अंदर आप देख सकते हैं, आर्टिकल 3 के अंदर क्या है? क्रिएट न्यू स्टेट्स, ऑल्टर बाउंड्रीज, चेंज नेम्स एंड रीऑर्गेनाइज द टेरिटरी कर सकता है। तो पार्लियामेंट कैन डिवाइड द स्टेट एंड आल्सो डाउनग्रेड इनटू द टेरिटरी। अगर मैं आर्टिकल 317 की बात करूं तो आर्टिकल 317 1947 में जो कश्मीर के राजा थे उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। क्या साइन किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया। थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं। जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया तो इंट्रोड्यूस किया हुआ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 जो था वो टेम्परेरी था। कैसा था दोस्तों? आर्टिकल 370 टेम्परेरी था और ट्रांजिशन था। कैसा? टेम्परेरी और ट्रांजिशन था। और जम्मू एंड कश्मीर को क्या किए गए? इसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे। क्या दिए गए थे? इसके अंदर जो है स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे। जम्मू एंड कश्मीर की सॉवरेंटी दी गई थी। मान लीजिए अदर स्टेट है और जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है वो क्या है वहां एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन अदर स्टेट में क्या है, पूरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रोविजन है वहां पर एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे। आगे बढ़े और आगे हम देखने की कोशिश करें। अगर मैं डिफेंस की बात करता हूं, फॉरेन की बात करता हूं या कम्युनिकेशन की बात करता हूं, इनको छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन थे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पर यूज किए जाते थे। आगे बढ़े। अब हम देखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 370 देखा। अब हम देखेंगे कि आर्टिकल 35 क्या है। आर्टिकल 35A। तो आर्टिकल 35A में क्या किया? ये क्या है? फ्लो किसके साथ करता है? आर्टिकल 370 के साथ ही फ्लो करता है। लेकिन आर्टिकल 35 क्या था? आर्टिकल 35 में क्या था? वो परमानेंट रेसिडेंट के लिए स्पेशल राइट दिए गए थे। आर्टिकल 17 के अंदर स्पेशल राइट्स थे और लैंड ओनरशिप थी और गवर्नमेंट जॉब थी। ये था। अब हम जो क्या कहते हैं 2019 में 370 एब्रोगेट किया गया था उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने क्या है? एक ऑर्डर पास किया। प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास किया 2019 में। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया? एक ऑर्डर को पास किया 2019 में। तो 370 को उन्होंने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर की जो सॉवरेंटी है वो उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया। अब सारे जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होंगे। तो ये प्रेसिडेंट का एक ऑर्डर आया। फिर दूसरा जो है पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया रीऑर्गेनाइजेशन, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019।
तो उसके अंदर क्या किया, आर्टिकल 3 का यूज करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरी। इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को एंड लद्दाख को, दोनों को। आपको जैसे पता ही होगा अभी लद्दाख का इशू चल रहा है क्योंकि उसको यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसके अंदर किया, आर्टिकल 3 के अंदर इसको यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया और 370 को क्या किया, एब्रोगेट कर दिया। अच्छा, क्या हुआ रिसेंटली, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है उसको क्या किया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किस लिए कि 2019 में जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो उसी को हम देखने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर मैं देखने की कोशिश करूं इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड क्या किया, इसको हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे गाइस। तो अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या है, जो सॉवरेंटी है वो रिटेन नहीं करता। जिस दिन उन्होंने साइन कर लिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, उसी दिन क्या है, वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट था। तो पहला तो ये हो गया, पहला कह दिया कि जम्मू एंड कश्मीर की कोई सॉवरेंटी नहीं है, वो इंटीग्रल पार्ट है ऑफ इंडिया का, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो पहला ये है कि जम्मू एंड कश्मीर की कोई भी सॉवरेंटी नहीं है। और दूसरा, अगर मैं 370 की बात करता हूं, आर्टिकल 317 कैसा था, टेम्परेरी था और ट्रांजिशनल था। कैसा था, टेम्परेरी था और ट्रांजिशनल था। तो इसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन था। टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन था, इसको चेंज किया जा सकता है। आगे देखें तो अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इसमें मेंशन किया एसआर बुमाई केस। एसआर बुमाई केस में क्या है, एसआर बुमाई केस में कि प्रेसिडेंट जो ऑर्डर है या प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डर पास किया है तो उसका क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो एसआर बुमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रेसिडेंट ऑर्डर का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। क्या है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसमें हमने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने देखे होंगे कि ये पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप उठा के देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप ऐसा नहीं आपने लक्ष्मीकांत रट दी, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपने प्रीलिम्स का भी देखा होगा, तो जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली ना तो लक्ष्मीकांत से थे ना कॉन्स्टिट्यूशन से थे, जितने क्वेश्चन थे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो हम समझने की कोशिश करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है और ये न्यूज में क्यों होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आप मुझे बताइए, क्या कोई क्राइम नहीं करता है उसको सस्पिशन के बेसिस पे क्या उसे बिना ट्रायल के, बिना कन्वेंशन के क्या उसे जेल भेजा जा सकता है या नहीं। कैन गवर्नमेंट जेल अ पर्सन इवन बिफोर ही कमिट्स क्राइम, मतलब उसने क्राइम नहीं किया, क्या फिर भी उसको क्या भेजा जा सकता है उसको।
जेल में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे प्यूनिटिव डिटेंशन। डिटेंशन आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। व्हाट इज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, हम ये दोनों समझने की कोशिश करेंगे। आखिर दोनों डिटेंशन क्या होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या है, मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया है, किसी ने मर्डर किया, तो उसको क्या होगा, उसको सबसे पहले अरेस्ट किया जाएगा, उसका ट्रायल चलेगा, फिर कन्विक्शन होगा, फिर सजा होगी उसको। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा माना जाता है कि ये जो इंसान है या ये जो पर्सन है नियर फ्यूचर में क्या कर सकता है, क्राइम कर सकता है। सस्पिशियस बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, बिफोर क्राइम, सॉरी, प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, आफ्टर द क्राइम, जब क्राइम हो जाता है, जब आप आफ्टर क्राइम। और प्रिवेंटिव में क्या होता है, बिफोर क्राइम, आप क्राइम करने से ही पहले आपको डिटेन कर लिया जाता है, बिफोर क्राइम। और दूसरी अगर मैं चीज देखूं, पहले तो हो गया आफ्टर द क्राइम, बिफोर द क्राइम, और इसमें जो सजा जो मिलती है, जो आपने पास्ट में क्राइम किया होगा, पास्ट में क्राइम किया होगा। और इसमें क्या है, फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर में कोई क्राइम करेंगे उसके ऊपर इसको अरेस्ट किया जाता है कि आप फ्यूचर में सस्पिशन से, फ्यूचर में सस्पिशियस बेसिस पे क्या है, इसको, इस पर अरेस्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, कन्विक्शन रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या है, कन्विक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, कन्विक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती है आपको। क्या है, विदाउट कन्विक्शन के, विदाउट ट्रायल के आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको डिटेन कर लिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, कन्विक्शन चाहिए होता है, ट्रायल होता है, और ये किस पर होता है, ये सस्पिशियस बेसिस पर होता है। और प्यूनिटिव जो डिटेंशन होता है वो एविडेंस बेसिस पर होता है, सस्पिशियस बेसिस पर होता है, और ये एविडेंस बेसिस पे होता है। ये कुछ डिफरेंस बिटवीन थे प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। आगे हम आर्टिकल 22 को समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 22 क्या कहता है, अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाए तो उसके पास कौन कौन से सेफगार्ड होते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लिया गया तो वो इंसान क्या कर सकता है, क्या चीजें कर सकता है, वो भी हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो उठता है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो अभी भी क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसका रीजन क्या है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन कैसा है, एक कॉलोनियल रूल है या कॉलोनियल लॉ है, लेकिन अभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं बताऊं, वर्ल्ड में कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वहां पर एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। हम समझने की कोशिश करेंगे क्यों इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक प्रिवेंटिव डिटेंशन इंडिया में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। उसका क्या रीजन है कि इंडिया में अभी तक प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद क्या है, पार्टीशन वायलेंस था। क्या हुआ, पार्टीशन वायलेंस हुआ, इंटरनल स्टेबिलिटी थी और गाइस सिक्योरिटी का थ्रेट था। इसलिए क्या किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या है वो कंटिन्यू रखा।
they reluctantly allow the preventive detention. Constitution permits does not celebrate it. अगर मैं अब देखने की कोशिश करूं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड 22 क्लॉज 2 क्या कहता है। मान लीजिए किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट कर लिया गया, तो उसके पास सेफगार्ड के लिए क्या कौन कौन सी पावर होती हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो पावर होती है अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उसको क्या कर लिया गया है, हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं नॉर्मल डिटेंशन की, प्यूनिव डिटेंशन की। अगर नॉर्मल प्रोसीजर है, किसी भी इंसान को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसके पास कौन कौन सी पावर होती हैं, तो उसको जानने का अधिकार होता है कि कौन से ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया गया है। पहला कि ग्राउंड्स, कौन सा जो ग्राउंड्स हैं उन पर उन्हें उसे अरेस्ट किया गया है, तो ग्राउंड जानने का अधिकार होता है। और दूसरा वो क्या कर सकता है, उसका राइट है कि वो लॉयर को हायर करे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, राइट टू लॉयर, राइट टू लॉयर, लॉयर को हायर कर सकता है। और तीसरा 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होता है वो एक्सक्लूड होता है, लेकिन 24 आवर्स के अंदर पेश करना होता है किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने। और आप जो ये सेफगार्ड है, जितने भी मैंने आपको अब सेफगार्ड बताए, ये जो है, ये मैंने आपको सेफगार्ड बताए, ये जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में काम नहीं करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको ये सेफगार्ड नहीं मिलेंगे, ये प्रोविजन उसको नहीं मिलेंगे अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करेंगे। ये सिर्फ नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल अरेस्ट होता है उसके अंडर आते हैं। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 22 क्लॉज 4 की, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्लॉज 4 कहता है अगर किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डिटेन किया गया है तो वो क्या है, मैक्सिमम क्या है, 3 मंथ तक उसको डिटेन किया जा सकता है। कितने मंथ तक, 3 मंथ तक उसको डिटेन किया जा सकता है। अगर 3 मंथ से ज्यादा डिटेन करना है तो फिर एडवाइजरी बोर्ड उसको ऑथराइज करती है। कौन एडवाइजरी बोर्ड ऑथराइज करेगी, क्या ऐसे सरकमस्टांसेस हैं कि उसको जो है फर्दर एक्सटेंड किया जाए उसको डिटेन करने के लिए, तो जो एडवाइजरी बोर्ड है वो फर्दर उसको एक्सटेंड करेगी। एडवाइजरी बोर्ड के अलावा पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकती है डिटेन को, पार्लियामेंट हैज पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ बढ़ते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन। आप अज्यूम कर लीजिए कहीं पर अगर पॉपुलेशन 5 लाख है और उसके 5 लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और कहीं पर क्या है सिर्फ 2 लाख पॉपुलेशन है, और वहां पर भी क्या है सिर्फ एक ही एमपी है 2 लाख पॉपुलेशन पे। तो ये कौन डिसाइड करता है कितनी पॉपुलेशन पे कितने एमपी होंगे, ये किसके पास पावर होती है? तो ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन। कौन डिसाइड करता है गाइस? डिलिमिटेशन। हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब होता है रीड्रॉ द बाउंड्रीज। अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज है या कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो सीटें हैं कौन चेंज करेगा? वो करेगा डिलिमिटेशन कमीशन है, वो करेगा। अच्छा, मान लीजिए अगर पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, पॉपुलेशन क्या हो रही है? आज पॉपुलेशन अगर सेंसस होगा, सेंसस के बाद क्या होगा? सेंसस के बाद पॉपुलेशन चेंज होगी। तब पॉपुलेशन चेंज होगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो नॉर्थ वाले स्टेट्स को होता है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन क्या है तेजी से बढ़ती है। लेकिन साउथ में क्या है पॉपुलेशन बहुत स्टेबल रहती है, तो वहां पर क्या है उनको बहुत नुकसान होने वाला है। तो पॉपुलेशन चेंजेस, माइग्रेशन हैपेंस होता है, तो इस वजह से क्या है वो सेंसस के, अगर आपको सेंसस हुआ तो सेंसस के बाद क्या होगा? पॉपुलेशन चेंज होगी, माइग्रेशन होगा, सिटीज क्या होंगी? वो एक्सपेंड होंगी। सिटीज क्या होंगी? एक्सपेंड होंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? अगर आप आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 क्या कहता है? व्हाट इज आर्टिकल 82? मुझे बताइए गाइस, व्हाट इज आर्टिकल 82? ये आर्टिकल 82 क्या कहता है? हर सेंसस के बाद, हर सेंसस के बाद आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन जो एक्ट है वो क्या होता है? उसको इनेक्ट किया जाता है। किसके? आफ्टर एवरी सेंसस। आफ्टर एवरी सेंसस डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को इनेक्ट किया जाता है, बिकॉज सेंसस के बाद क्या होता है पॉपुलेशन चेंज होती है, सिटीज एक्सपेंड होती हैं, और क्या होता है माइग्रेशन का इश्यूज भी निकल के आता है। तो इसलिए वो क्या किया जाता है? वो इनेक्ट किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को। कमीशन, आखिर डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो क्या डिसाइड करता है? डिलिमिटेशन डिसाइड करता है कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, क्या और कितनी सीटें होंगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विच सीट रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी। तो ये सारी चीजें जो है कमीशन को डिसाइड करता है। आप मुझे बताइए जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अभी तक इंडिया में? हाउ मेनी टाइम्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? और सबसे जरूरी चीज ये है कि डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसको क्यों कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है? व्हाई इज नेसेसरी? डिलिमिटेशन कमीशन क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, उसकी जरूरत क्या पड़ती है? क्या इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है? तो उसके क्या रीजन है, हम वो समझते हैं कि क्यों डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है, व्हाई इज नेसेसरी। तो सबसे पहला जो रीजन है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। क्या? इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन कम है, तो वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए क्या है डिलिमिटेशन कमीशन को बनाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरा क्या है? फेयर डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, वैल्यू बोर्ड जो हो वो फेयर हो, वैल्यू ऑफ बोर्ड कैसा होगा? फेयर हो। और अगर मैं तीसरा रीजन समझने की कोशिश करूं जिसकी वजह से वो नेसेसरी है कि हमें डिलिमिटेशन कमीशन बनाना चाहिए, और सोशल जस्टिस, सोशल
सोशल जस्टिस की वजह से जो रिजर्व की जाती है सीट SC एंड ST की, जो मार्जिनलाइज पीपल हैं या जो क्या है मार्जिनलाइज पीपल हैं, वल्नरेबल हैं, उनके लिए क्या है सीट्स को रिजर्व किया जाता है। जो 3 रीजन है जिसकी वजह से क्या है डीलिमिटेशन जो कमीशन है वो नेसेसरी है। आगे बढ़े और आगे हम समझने की कोशिश करेंगे जो डीलिमिटेशन जो कमीशन है उनका कंपोजिशन कौन कौन होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं और कौन डिसाइड करता है कि डीलिमिटेशन कमीशन में कितने मेंबर होंगे, हम वो समझने की कोशिश करते हैं गाइस। कंपोजिशन देखते हैं इसका। जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, इसका क्या कंपोजिशन होता है, कौन कौन मेंबर्स होते हैं गाइस इसमें। अगर हम डीलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। और कौन होगा मेंबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और तीसरे होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। तीसरे क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं, और तीसरे होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर मान लीजिए डीलिमिटेशन कमीशन ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो ऑर्डर कैसा होता है, फाइनल होता है। क्या होता है, फाइनल होता है। वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन होता क्या है और व्हाई इन न्यूज। और अगर हम बात करते हैं जामिया RCA के लिए ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे बताइए कि आखिर RTI होता क्या, व्हाट इज RTI, व्हाट इज RTI। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि अगर हम टैक्स देते हैं, मान लीजिए हम जो है टैक्स देते हैं, तो क्या हम गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि हमारा टैक्स कहाँ लग रहा है, एजुकेशन में जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। क्या जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं क्या वो गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो कहाँ जा रहा है। तो
इसकी जो रियल पावर है वो क्या है, पावर ये कहाँ से आती है सिटीजन के पास, वो आती है राइट टू इंफॉर्मेशन से। कहाँ से आती है, आती है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन ये होता है कि आप पब्लिक अथॉरिटी से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस चीज से रिलेटेड, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो तो उससे आप क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने अगर टैक्स दिया, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि नहीं, अगर आपने टैक्स दिया तो उसके पैसे क्या लग रहे हैं, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है। तो ट्रांसपेरेंसी होगी तो क्या होगा, आपका जो गवर्नेंस होगा उसमें क्या आएगी, उसमें इफिशिएंसी आएगी, उसमें क्या इफिशिएंसी आएगी। गवर्नमेंट कर, पहले अगर जब आरटीआई एक्ट नहीं आया था, आरटीआई एक्ट से पहले क्या होता था, तो क्या है ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो ऑर्डिनरी जो सिटीजन्स होते थे वो सरकार से सवाल नहीं कर सकते थे। तो जो यूज किया जाते थे फंड बहुत ही सीक्रेसी से होते थे। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आपने पढ़ा होगा। और जो गवर्नमेंट का जो माइंडसेट होता था वो कॉलोनियल माइंडसेट होता था, और सिटीजन्स के पास बहुत ही लिटिल पावर होती थी कि वो एक्सेस कर सकें, कोई भी गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उसको क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। लेकिन मुझे बताइए आरटीआई एक्ट इंट्रोड्यूस क्या कैसे हुआ, कैसे आरटीआई एक्ट को लाया गया इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले क्या हुआ, ग्रास रूट लेवल पर क्या हुए, कैंपेन हुए। तो सबसे पहले कौन सी एसोसिएशन थी जिसने क्या किया, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कैंपेन शुरू किया। अगर मैं मजदूर किसान संगठन की बात करता हूं, जो क्या है, उन्होंने सबसे पहले कैंपेन करना शुरू किया। उसके बाद क्या है, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की डिमांड उठने लगी। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 के अंदर ही क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन को क्या बताया, इम्प्लिसिट बताया कि आर्टिकल 19 का पार्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही राइट टू इंफॉर्मेशन को राइट टू इंफॉर्मेशन को मेंशन किया गया था। राइट टू किसको, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ए, सब क्लॉज के अंदर क्या किया गया है, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच की बात की गई है। किसकी बात की गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की गई है। उसी के अंदर क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर मैं बात करूं, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल भी मीनिंगलेस होगा अगर उसका इन्फोर्समेंट ना किया जाए। अगर इन्फोर्समेंट ही नहीं होगा तो राइट टू अगर मान लीजिए मुझे किस राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर मुझे किसी भी पब्लिक सर्वेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किससे बोलूंगा कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सबसे पहले तो इन्फोर्समेंट किया जाए। तो इन्फोर्समेंट के लिए हमने क्या किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारा कब लागू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया वो 2005 में आया। आरटीआई अलाउ सिटीजन टू आस्क क्वेश्चन अथॉरिटीज एंड डिमांड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो अगर मैं देखने की कोशिश करूं, अगर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर आपके लोकल एरिया में रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना फंड आया और कितना इसमें लगाया जा रहा है, क्या रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ढंग से हो रही है या नहीं हो रही, उसमें कहीं करप्शन तो नहीं हो रहा है, वो आप सारी चीजें क्या है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अंडर द आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अच्छा, हु कम्स अंडर द आरटीआई, आरटीआई एक्ट के अंदर कौन कौन आता है मुझे बताइए। जो आरटीआई एक्ट होता है उसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटी आती हैं या कौन कौन आता है। तो आरटीआई एक्ट के अंदर सबसे पहले हम देखें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं। क्या आते हैं, आरटीआई एक्ट के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आएंगे, और कौन आएगा,
PSU आएंगे। और कौन आता है गाइस? और आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती हैं। NGO आएंगे। तो ये चीजें आपके क्या हैं, RTI एक्ट के अंदर आती हैं। अब मुझे मान लीजिए अगर मुझे RTI फाइल करनी है तो वो मैं कैसे करूंगा, उसका प्रोसीजर क्या होता है कि अगर मुझे RTI फाइल करनी हो तो उसका प्रोसीजर हम समझने की कोशिश करेंगे कि RTI को कैसे फाइल किया जाता है वो हम समझते हैं। RTI को कैसे फाइल किया जाता है हम वो समझने की कोशिश करेंगे। सिटीजन क्या करते हैं, CPIO, ये हो गया सिटीजन क्या करते हैं, सिटीजन अपील करते हैं कहाँ, CPIO या SPIO। तो इसके अगर CPIO को अपील करते हैं तो 30 दिन के अंदर क्या होता है, उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है। 30 दिन के अंदर अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए या इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया जाए, डिनाय कर दिया जाए, पहले अगर इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया जाए, डिनाय कर दिया जाता है, तो सेकंड अपील क्या होती है, CIC में होगी या SIC में होगी। सेकंड अपील क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास होगी, CIC एंड SIC। तो वहां पर अपील हो सकती है, तो वो वहां अपील करेंगे, CIC एंड SIC। लेकिन 30 दिन के अंदर क्या है, उनको इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर 30 दिन के अंदर नहीं दी जाती है, डिनाइड कर दी जाती है, तब सेकंड अपील की जाएगी CIC एंड SIC में। तो ये एक प्रोसीजर है जो मैंने बताया, जिसके अंदर ये प्रोसीजर है 30 दिन, ये इस तरीके से प्रोसीजर होता है, 30 डे रूल है। अगर मान लीजिए लाइफ एंड लिबर्टी के केसेस हैं तो उसमें क्या होता है, तो 48 घंटे के अंदर क्या है, आपको जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराई जाती है। अगर मैं CIC की बात करूं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है, लीडरशिप होती है उसकी, फिर और कितने होते हैं, वो इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट कैसे किया जाता है, कौन सी कमेटी होती है जो इनको अपॉइंट करती है, वो हम देखेंगे कि आखिर इनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। अपॉइंटमेंट कमेटी देखने की कोशिश करते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, आप मुझे बताइए, आखिर कौन कौन से मेंबर होते हैं जो अपॉइंटमेंट करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, बताइए। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, PLO कौन, एक चीज ध्यान रखिएगा, PLO का मतलब क्या हुआ, PLO जो होते हैं वो कमेटी के अंदर होते हैं। PLO का मतलब क्या हुआ, PLO का मतलब हो गया प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड वन यूनियन मिनिस्टर। कौन कौन हुआ दोस्तों, इससे हो गया हमारे PM हो गए, L से हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए,
लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक वन यूनियन मिनिस्टर होता है। वन क्या होता है? यूनियन मिनिस्टर होता है जो नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो पीएलओ जो है वो कमेटी होती है, वो क्या करती है? वो इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट करती है। और सीआईसी के पास पावर कौन कौन सी होती है, मुझे बताइए गाइस कि सीआईसी के पास पावर कौन कौन सी होती है? व्हाट इज द पावर? क्या वो समन भेज सकती है? क्या डॉक्यूमेंट्स को कॉल कर सकती है? या कंडक्ट कर सकती है इंक्वायरी? या फिर गाइस इम्पोज कर सकती है पेनल्टी? तो अगर मैं पावर्स की बात करूं इनके पास, तो क्या कर सकती है? समन भेज सकती है, और दूसरा क्या कर सकती है? इंक्वायरी कर सकती है, और पेनल्टी लगा सकती है। तो ये चीजें बस इनके पास पावर होती है, और इम्पोज पेनल्टी, कंडक्ट इंक्वायरी, और कॉल डॉक्यूमेंट, और समन भेज सकती है। तो ये सीआईसी और एसआईसी जो होती हैं उनकी पावर होती है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये पावर होती हैं। इट फंक्शन ऑलमोस्ट, ये कैसे फंक्शन करती है? इट फंक्शन ऑलमोस्ट लाइक अ सिविल कोर्ट अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। तो सिविल कोर्ट जैसा प्रोसेस है इसका। जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, सिविल कोर्ट समन भेज सकता है, सिविल कोर्ट कंडक्ट कर सकता है इंक्वायरी, सिविल कोर्ट क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है डॉक्यूमेंट के लिए, और सिविल कोर्ट क्या कर सकता है? इम्पोज कर सकता है पेनल्टीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी कि हमने इसमें बताने की कोशिश की। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करते हैं, आरटीआई के अंदर एग्जेम्पशन किस किस को मिला है। कि अगर आरटीआई एक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, या एजेंसीज हैं, या कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन सी मिनिस्ट्री हैं, यहाँ पर आरटीआई एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता। आप उनके रिकॉर्ड को एक्सेस ही नहीं कर सकते। उसका रीजन भी समझेंगे क्यों गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट किया गया है, क्यों इस एक्ट के अंदर ये जो एजेंसी हैं या ऑर्गेनाइजेशन है उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, वो हम समझें। एग्जेम्पशन हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जेम्पशन समझने की कोशिश करते हैं, किस किस को एग्जेम्प्ट किया गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी इज नॉट एब्सोल्यूट। ट्रांसपेरेंसी एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करते हैं, तो उनको क्या गया है? आरटीआई एक्ट से क्या किया गया है? बाहर किया गया है। उनको क्या है? एग्जेम्प्ट किया गया। अगर मैं बात करता हूँ, रॉ की बात करूं, आईबी की बात करूं, तो आप इनके इन्फो या इनके रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। आप आरटीआई के अंदर अपील नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करते हैं, किसकी? इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करते हैं, तो इनको क्या किया गया है? इनको एग्जेम्प्ट किया गया है अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर। इनको बिल्कुल एग्जेम्प्ट किया गया। एग्जेम्प्ट क्यों किया गया दोस्तों? एग्जेम्प्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जेम्प्ट करने का, नेशनल सिक्योरिटी। क्या? नेशनल सिक्योरिटी। अगर इनको एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको थ्रेट्स हो सकते हैं। हमारी नेशनल सिक्योरिटी क्या है? वो अंडरमाइन हो सकती है। तो इसलिए क्या किया गया है? इसलिए इनको एग्जेम्प्ट किया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर तो एग्जेम्प्ट किया गया है, लेकिन अगर मान लीजिए करप्शन का केस हो, तो क्या है? तो आप क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसमें क्या है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, पहला तो क्या हुआ? करप्शन, करप्शन का केस हो, या फिर बात हो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आरटीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं
ये इंटेलिजेंस अथॉरिटी से भी अगर आपका क्या है, दो चीजों में करप्शन का हो या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, फिर एग्जेम्प्ट नहीं है। तो ये क्या है, स्टिल फिर क्या है, डिस्क्लोजेबल है, इनको डिस्क्लोज किया जा सकता है अगर दो चीजें आपके पास है, ये करप्शन एंड अगर हम अब हम देखने की कोशिश करेंगे सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 एग्जेम्पशन। तो सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 8 क्लॉज 1, सेक्शन 8 क्लॉज 1 के जो एग्जेप्शन है वो क्या क्या है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कौन कौन से एग्जेप्शन है। हमने बताने की कोशिश की अगर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। चाहे हम रॉ की बात करें, आईबी की बात करते हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है अगर हम इसको एग्जेम्प्ट नहीं रखते हैं, तो अंडरमाइंस होती है नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन हम 8 या क्लॉज 1 की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी में कौन कौन से डिफेंस सीक्रेट, जो डिफेंस सीक्रेट होते हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। किसका, नेशनल सिक्योरिटी। तो पहला हो गया नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरा हो गया ट्रेड सीक्रेट। तो क्या हो गया, ट्रेड सीक्रेट, कुछ जो क्या होते हैं ट्रेड में कॉन्फिडेंशियली एग्रीमेंट होते हैं या कॉन्फिडेंशियली जो है मेमोरेंडम साइन होते हैं, तो आप उसको भी एक्सेस नहीं कर सकते। जो कॉमर्शियली कॉन्फिडेंशियल चीजें होते हैं उसको भी आप एक्सेस नहीं कर सकते सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 के अंदर। और तीसरा जो है दोस्तों वो है प्राइवेसी, प्राइवेसी पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी हो गया। और चौथा जो हो गया वो हो गया फ्यूडिशरी रिलेशन जो होता है। तो ये चार चीजें सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर क्या की है, एग्जेम्प्ट की गई हैं। नेशनल सिक्योरिटी हो गई, ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, प्राइवेसी हो गई और फ्यूडिशरी रिलेशन हो गए, तो इनको एग्जेम्प्ट किया गया है। अब इम्पोर्टेंट जो इशू आता है वो ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कहा है जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमीशन है, उनकी वैकेंसी को फिल क्यों नहीं किया जा रहा, उसका क्या रीजन है। तो उन्होंने कहा है कि इमीडिएट इनकी वैकेंसी को फुल करो। अगर मान लीजिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को वैकेंसीज हैं उनको फुल नहीं किया जाता है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, हम वो समझेंगे कि आखिर अगर वैकेंसीज को फिल नहीं किया जा रहा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐसा कहा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वैकेंसीज को इमीडिएट फिल किया जाए। उसी को हम समझेंगे। अगर वैकेंसीज को फुल नहीं किया जाता है, फुलफिल नहीं किया जाता है, तो उसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है। क्या आरटीआई एक्ट के अंदर आपको पता होगा अगर आपको अपील करनी है तो अपील कैसे होगी, सीपीआईओ के पास जाएंगे, फिर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, उसको 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर वो डिनाई कर देता है तो सेकंड अपील होगी, आप सीआईसी या एसआईसी के पास जाएंगे। तो अगर इंफॉर्मेशन
अगर वैकेंसीज फुलफिल नहीं की जाएंगी तो क्या हो सकता है, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं होगा तो आपको प्रोवाइड कौन कराएगा, तो क्या होगा, डिले हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आरटीआई जब आया तो ट्रांसपेरेंसी क्या हुई, स्ट्रेंथन हुई। तो दूसरा क्या हो सकता है, अगर वैकेंसी अनफुलफिल्ड है तो वीक ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। क्या हो, ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है, वो वीक हो सकती है अगर वैकेंसी को फुलफिल ना किया जाए। और तीसरा रीजन क्या है, अगर वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया जा रहा तो हाँ, आरटीआई एक्ट के अंदर क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर क्या है, गवर्नेंस में क्या आता है, इफिशिएंसी आती है। तो एक तो गवर्नेंस क्या हो जाएगी, इनएफिशिएंट हो जाएगी, और आरटीआई इनइफेक्टिव हो जाएगा। आरटीआई क्या हो जाएगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा अगर वैकेंसीज को फुलफिल नहीं किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो वैकेंसीज हैं उनको फुलफिल करें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसको फुलफिल करने की जरूरत है। अगर हमें ट्रांसपेरेंसी को वीक नहीं करना है और ट्रांसपेरेंसी को बनाकर रखना है तो हमें वैकेंसीज को फुलफिल करने की जरूरत है। अच्छा, व्हाट आर द चैलेंजेज, अभी आरटीआई के सामने चैलेंजेज कौन कौन से चैलेंजेज हैं। अगर मैं आरटीआई के राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करूं, अभी आपने सुना होगा डीपीडीपी एक्ट क्या कर रही है, डाइल्यूट कर रही है आरटीआई एक्ट को। ऐसा हो रहा है कि राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू इंफॉर्मेशन, ऐसा अगर मैं बात करूं, क्या गवर्नेंस की इफिशिएंसी कम हो सकती है अगर कंपैरिजन किया जाए दोनों का, राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्राइवेसी। तो ये एक डिबेट बहुत ज्यादा चलती है कि अगर मैं बात करूं, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, एक्सेस देती है रिकॉर्ड्स का गवर्नमेंट का, और राइट टू प्राइवेसी क्या है, जो पर्सनल प्राइवेसी है। जैसे पुट्टा स्वामी केस हुआ 2017 में, उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। तो हम ये यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे कॉपी के इस डिबेट को कि राइट टू इंफॉर्मेशन वर्सेस राइट टू प्राइवेसी। हम यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है राइट टू इंफॉर्मेशन जो फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है वैकेंसीज, कि वैकेंसीज नहीं है। तो अगर वैकेंसीज नहीं है तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो वीक हो रहा है, इनइफेक्टिव हो रहा है। आरटीआई क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है आरटीआई के सामने वो है वैकेंसीज। क्या है सबसे बड़ा चैलेंज गाइस, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है वैकेंसीज, कि पेंडिंग पड़ी है काफी दिन से, वैकेंसीज हैं, अनफुलफिल्ड हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन जो है वो अभी अनफुलफिल्ड है, तो पेंडिंग है। तो पेंडिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। क्या हो रहा है, पेंडेंसी पड़ी है, केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। पहला जो आरटीआई के सामने चैलेंज है वो है वैकेंसीज का है। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है जो रिप्लाईज हो रहा है। मैंने बता दिया डिले हो रहा है, और जो रिप्लाईज किया जा रहा है वो बहुत डिले रिप्लाईज हो रहा है बिकॉज वैकेंसीज नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि रिप्लाई बहुत डिले हो रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि आरटीआई जो एक्टिविस्ट होते हैं, हम जिसे विस्टल ब्लोअर भी बोलते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, उनको उनकी जान को बहुत खतरा है। तो क्या है, थ्रेट्स है आरटीआई एक्टिविस्ट को, थ्रेट्स टू आरटीआई एक्टिविस्ट। और चौथा जो चैलेंज है वो मिसयूज ऑफ हैरेसमेंट, मिसयूज एंड हैरेसमेंट। ये कुछ आरटीआई के सामने चैलेंजेज हैं। क्या है, ये आरटीआई के सामने कुछ चैलेंजेज हैं जो हमने देखने की कोशिश की।
अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है, क्या ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस की जो इफिशियंसी है उसको बीकन कर रही है? ट्रांसपेरेंसी बीकन कर रही है या करती है? आप मुझे बताइए, क्या ट्रांसपेरेंसी बीकन कर रही है गवर्नेंस की इफिशियंसी को? और हमने राइट टू प्राइवेसी आपको बता दिया, पुट्टास्वामी केस हुआ था 2017 में, जिसमें पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो ये हमने ये आर्टिकल, ये जो टॉपिक आरटीआई का वो डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाइस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकपाल। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ मैं रही। चेक करता हूँ, सर से बात करता हूँ। किसी के ऊपर करप्शन के चार्ज, मान लीजिए बहुत पावरफुल लीडर है या बहुत ज्यादा पावरफुल मिनिस्टर है, उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं, तो हु विल इन्वेस्टिगेट? कौन उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है? तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है, यहाँ क्वेश्चन उठता है कि इन्वेस्टिगेट कौन, इसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? तो इसको इन्वेस्टिगेट तो डिमांड उठती है लोकपाल की, कि लोकपाल आएगा, कि लोकपाल जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा। क्योंकि लोकपाल है क्या? व्हाट इज द लोकपाल? बेसिकली लोकपाल जो है एक एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है। क्या है? एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है। अगर हम थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करूं, बैकग्राउंड क्या कहता है? जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद क्या है, हमने सोशियो इकोनॉमिक जो है वो डेवलपमेंट होने लगा। और फिर क्या हुआ? ब्यूरोक्रेटिक का एक्सपेंशन होने लगा। जब ब्यूरोक्रेटिक का एक्सपेंशन होने लगा तो ब्यूरोक्रेसी क्या करने लगी? मिसयूज करने लगी अपना पावर का, एक्सपेंड करने लगी अपनी पावर को, और क्या करने लगी? लोगों को हैरेस करने लगी, करप्शन करने लगी। तो हमें फिर जरूरत पड़ी लोकपाल की, कि अगर किसी भी ब्यूरोक्रेट्स हो गया, लीडर हो गया, इवन प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, तो अगर वो करप्शन करते हैं तो किसके पास पावर है कि वो उनके केसेस को क्या कर सके? इन्वेस्टिगेट कर सके। तो सब फिर हमारा, अगर हमने 1960 में के बाद क्या होने लगा? करप्शन के केसेस काफी बढ़ने लगे, तो हमें क्या पड़ा? हमें लोकपाल की जरूरत पड़ी। क्या पड़ी? लोकपाल की जरूरत पड़ी। लेकिन सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लोकपाल को किसने कॉइन किया? सबसे पहले लोकपाल को जो कॉइन किया वो किया एलएम सिंघवी ने। एलएम सिंघवी ने एआरसी रिपोर्ट में, पहले हम लिखते हैं एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी ने किया क्या? एआरसी रिपोर्ट में सबसे पहले कॉइन किया लोकपाल एंड लोकायुक्ता। क्या कॉइन किया? लोकपाल एंड लोकायुक्ता को सबसे पहले एलएम सिंघवी ने अपनी एआरसी रिपोर्ट में मेंशन किया। किसमें किया? एआरसी रिपोर्ट में। और क्वेश्चन ये उठता है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त
इंस्पायर्ड कहाँ से हुए? कहीं से तो इंस्पायर्ड हुए होंगे, वर्ल्ड में कहीं तो पहले ये कॉन्सेप्ट होगा लोकपाल एंड लोकायुक्त का। तो आप मुझे बताइए कि आखिर लोकपाल एंड लोकायुक्त है, कहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है, कहाँ से हम इंस्पायर्ड हुए? कोई ऐसा कंट्री है जहां से हम इंस्पायर्ड हुए? तो हम जो इंस्पायर्ड हुए वो हुए स्कैनडिनेवियन, जो स्कैनडिनेवियन ओम्ड ओम्ड सॉरी स्कैनडिनेवियन जो ओमडसमैन था, वहां से हम इंस्पायर्ड हुए। ये जो हो रहा है ये एक इंटरनेशनल लिंकेजेज है, जहां से हमने इसको क्या किया है, कॉन्सेप्ट को बोरो किया है या कॉन्सेप्ट को लिया है, जिसको हम लोकपाल या लोकायुक्ता बोलते हैं। ये एक एंटी करप्शन क्या है, बॉडी है। क्या है? एंटी करप्शन बॉडी है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब क्या है, हमने इंस्पायर हुए, हमने वो लिया, फिर 2011 में क्या होता है, 2011 में अन्ना हजारे का मूवमेंट होता है। आप अवेयर होंगे कि अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ। अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी बनी। 2G स्कैम हुआ। जब अन्ना हजारे ने मूवमेंट क्यों किया? 2G स्कैम हुआ क्योंकि करप्शन बहुत हो रहा था उस वक्त। अगर हम 2011 की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें करप्शन के चार्जेस बहुत ज्यादा लगे थे, 2G स्कैम के लगे थे। कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था उसमें भी काफी करप्शन के स्कैम के चार्जेस लगे थे, और पब्लिक का गुस्सा बहुत था। अगर मैं करप्शन के अगेंस्ट देखूं तो पब्लिक इतनी नाराज थी, पब्लिक का एंगर बहुत ज्यादा था। 2011 में फिर मूवमेंट होता है अन्ना हजारे का मूवमेंट। अब मुझे बताइए लोकपाल एंड लोकायुक्त आखिर कब इनेक्ट हुआ, कब लाया गया था लोकपाल एंड अगर मैं बात करूं लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट है वो कब आया? लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट है वो आता है 2013 में। कब आता है गाइस? ये लाया गया था 2030 में लाया गया था। और लोकपाल जो है, मैंने जैसे बता दिया, लोकपाल जो है इंडिया की नेशनल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है। क्या है? ओम्बड्समैन है। और ये इन्वेस्टिगेट करती है, अगर कोई भी कंप्लेन आती है अगेंस्ट द करप्शन, तो उसको ये क्या करेगी, उसको ये इन्वेस्टिगेट करेगी। और इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, प्रोसेस क्या होता है, आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। सारी चीजें गाइज हम समझेंगे आगे। सारी चीजें हम समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मान लीजिए अगर प्राइम मिनिस्टर पर एलिगेशन लगते हैं करप्शन के, तो क्या लोकपाल उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें लोकपाल की, मैंने आपको बताया कि करप्शन बॉडी है, लेकिन लोकपाल की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हमें लोकपाल की जरूरत है? तो सबसे पहला जो है, अब सबसे पहला रीजन ये है कि लोकपाल की हमें जरूरत इसलिए थी कि जो हाई ऑफिसेस थे या जो हमारी मिनिस्ट्री थी उनमें क्या था, करप्शन बहुत इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से क्या था, हमारे पास एक तो करप्शन बहुत इंक्रीज हो रहा था, सॉरी, और हमारे पास इंडिपेंडेंट कोई भी वॉच डॉग नहीं था कि अगर हम मिनिस्ट्री में करप्शन हो रहा है, डिपार्टमेंट में करप्शन हो रहा है, तो उसको देखने के लिए कोई भी इंडिपेंडेंट वॉच डॉग नहीं था। इसलिए हमें लोकपाल की जरूरत पड़ी। और दूसरा क्या होता था, अंडर, अगर मान लीजिए मिनिस्ट्रीज के अंदर जो करप्शन हो रहा था, वो क्या करते थे, मिनिस्ट्री क्या करती थी, उसको हैंडल करती थी। और जो इन्वेस्टिगेशन होता था उसमें बहुत ज्यादा डिले होता था। इसलिए हमें लोकपाल की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था, कि हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो कि विद इन द जो डिपार्टमेंट करप्शन हो रहे हैं कि उनको कैसे डील किया जाए। तो लोकपाल इसके लिए आया। अगर मैं बात करूं, लीडर्स की बात करता हूं, ब्यूरोक्रेट्स की बात करता हूं, पब्लिक सर्वेंट की बात करता हूं, तो उनमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी। अगर लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है तो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आ सकती। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी थी, तो हमें क्या चीज की जरूरत थी, हमें जरूरत थी कि ऐसा कोई सेटअप हो
यहाँ पर क्या की जा सके, कंप्लेन की जा सके, जो ग्रेवेंसेस हैं वो की जा सके। तो पब्लिक ग्रेवेंस रेडरेस सिस्टम बनाने की जरूरत थी, तो हम लोकपाल लेकर आए। तो लोकपाल हमारा कब आता है? 2013 में आता है। क्या आता है? 2013 में आता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि लोकपाल के कंपोजिशन कैसा था, उसमें कौन कौन मेंबर्स होते थे, और लोकपाल को कौन नियुक्त करता था, कौन अपॉइंट करता था। आखिर वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोकपाल का अपॉइंटमेंट कैसे होता था। मैंने आपको बता दिया कि लोकपाल जो बिल है वो 2011 में आया था, लेकिन जो लोकपाल जो एक्ट है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट पास्ट 2013 में, ये जो एक्ट है वो पास हुआ था। आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम कंपोजिशन देखने की कोशिश करते हैं, इसमें कौन कौन मेंबर्स थे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। लोकपाल एंड लोकायुक्त पे आपको जामिया आरसीए में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको बहुत ही केयरफुली आप पढ़िए। और पॉलिटी में जब से मैंने तैयारी शुरू करी है, पॉलिटी बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। आप जितना जितना पॉलिटी को पढ़ेंगे, मान लीजिए मैंने आज पॉलिटी पढ़ी और मैंने पॉलिटी का एक सेक्शन कवर कर लिया, लेकिन अगर मैं 2-3 दिन बाद अगर मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करूंगा तो थिंग्स क्या हो जाती हैं, थिंग्स मिक्स हो जाती हैं। तो आपको रिवीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चीजें मिक्स होने लगती हैं, तो आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन जो है बहुत मस्त है, तो रिवीजन जरूर करा करिए। अगर मैं कंपोजिशन देखने की कोशिश करता हूं तो इसमें क्या होता है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं। क्या होता है? इसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं और कम से कम 8 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं। कितने? 8 मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, कम से कम मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं। अगर मैं कंपोजिशन की बात करता हूं, 8 तो मेंबर हो गए, लेकिन 50% जो मेंबर्स होंगे या 50% जो कंपोजिशन होगा वो कैसे होंगे? वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। कैसे होने चाहिए गाइस? 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर्स होना चाहिए, अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं। और इसमें क्या होता है? बाय प्रोविजन रिजर्वेशन, इसके अंदर रिजर्वेशन भी होता है एससी एंड एसटी का। क्या होता है? रिजर्वेशन होता है। अच्छा, और ये तो हो गया कि इसके अंदर कौन कौन मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन हो गए, 8 मैक्सिमम मेंबर हो गए, 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इनको अपॉइंट कौन करता है, कौन सी कमेटी होती है इनको अपॉइंट करने के लिए। अगर मैं कमेटी की बात करता हूं, अगर मैं कमेटी की बात करूं तो कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स होंगे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आखिर इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, तो कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो मैं अगर इसका निमोनिक की बात करूं तो कमेटी के अंदर जो मेंबर होंगे वो होंगे PLO CZ। क्या होंगे? PLO CZ CJ। अगर PLO CJ का मतलब क्या हुआ गाइस, मुझे बताइए। PLO CJ का मतलब क्या हुआ? आप ये ध्यान रखिएगा, PLO CJ का मतलब क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर हो गए हमारे, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। क्या हो गए? लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। और क्या हो गए? एक मेंबर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। एक कैबिनेट मिनिस्टर चीफ होंगे जो जस्टिस प्राइम ऑफ मिनिस्टर इंडिया। नॉमिनेट करते हैं, 1 कैबिनेट मिनिस्टर। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, फिर वो एक जूरिस्ट होंगे। तो ये जो कमेटी होगी कितने मेंबर की होगी गाइस? 5 मेंबर की जो कमेटी है वो क्या करती है? वो लोकपाल को क्या करती है? अपॉइंट करती है। लोकपाल का अपॉइंट करती है। अब मुझे बताइए, जो लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन है वो क्या होता है? वो किन किन के केसेस को, किन किन पब्लिक सर्वेंट के केसेस को क्या कर सकती है? वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है अगर उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं ज्यूरिडिक्शन क्या है। अगर मैं देखने की कोशिश करूं लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन,
व्हाट इज द ज्यूरिडिक्शन गाइस, मुझे बताइए। अगर लोकपाल कैन इन्वेस्टिगेट, किन किन के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है? क्या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन लगे करप्शन के, तो लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? या मिनिस्टर की बात करें या एमपीज की बात करें, या जो ऑफिसर होते हैं ग्रुप ए बी सी डी, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकती है या नहीं कर सकती है? आप बताइए गाइस, आप बताइए गाइस। तो लोकपाल क्या कर सकती है? लोकपाल जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है किस किस को? अगर पीएम है तो पीएम हो गए, मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। क्या कर सकती है? जो मिनिस्टर होते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और तीसरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और जो ग्रुप ए बी सी डी के जो ऑफिसर होते हैं उनको भी क्या कर सकती है? उनको भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है इफ एलिगेशन हो करप्शन के, उनके ऊपर अगर एलिगेशन हो। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप ए बी सी डी, तो ये जो ज्यूरिडिक्शन है, तो लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन होता है कि जहां वो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं करप्शन के चार्जेस लगे हों अगर। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्त, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकपाल एंड लोकायुक्त? लोकायुक्त और लोकपाल में क्या डिफरेंस होता है? लोकपाल जो होता है वो नेशनल लेवल पर होता है, और लोकायुक्त जो होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। क्या होता है? स्टेट लेवल पर होता है। अगर मैं थोड़े से इंस्टीट्यूशन देखने की कोशिश करूं कि लोकपाल क्या है? लोकपाल जो है एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है। क्या है? लोकपाल जो है एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है। और सीबीआई क्या है? सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या है? सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और अगर मैं लोकपाल मैंने बता दिया वो एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है। और सीबीसी क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है? सुपरविजन करती है विजिलेंस का। विजिलेंस या सुपरवाइजरी बॉडी है। हम ये कह सकते हैं कि ये सुपरवाइजरी या विजिलेंस का वो सुपरविजन करती है। अब विजिलेंस का मतलब क्या होता है आगे मैं समझूंगा। आखिर ये विजिलेंस क्या होता है वो आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि लोकपाल के पास कोई केसेस आता है, एंटी मतलब करप्शन का कोई एलिगेशन लगा होता है किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे। अब लोकपाल के पास आता है, तो लोकपाल उसको कैसे डील करेगा? मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसे चलती है? तो लोकपाल क्या रेफर करता है? लोकपाल उसको सीबीआई को रेफर करता है। सीबीआई क्या है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए। कभी लोकपाल इज नॉट इक्वल टू सीबीआई, इज नॉट सीबीआई इज नॉट इक्वल टू सीबीसी। क्या ये तीनों जो हैं वो अलग अलग हैं? तो क्या होता है लोकपाल के पास जब केस आता है तो वो क्या है? सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई के पास जाता है। तो फिर क्या है? सीबीआई क्या करती है? सीक इंक्वायरी करती है सीबीसी के थ्रू। सीबीसी क्या है? सीबीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। आगे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऐसे जो अथॉरिटीज हैं उन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, अगर पिछले ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो पॉलिटी से क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चन पूछे गए, एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग पर क्वेश्चन पूछे गए। आपसे कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अब ये नहीं है कि लोकपाल कब आया था, 2013 में आया था, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल्स पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एनालिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जब आपके क्वेश्चन ठीक होते हैं। अगर आपने इस बार का यूपीएससी का पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि अब बच्चों को स्ट्रेटेजी कैसे अपनानी चाहिए। आगे अगर 2027 में कोई यूपीएससी का प्रीलिम देगा तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए,
उनकी क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है और ट्रेंड है दोनों यूपीएससी ने चेंज कर दिया। ऑप्शन के ऑप्शन लगा कर दिए हैं इस बार, बहुत लेंथी पेपर दिया, तो इसलिए स्ट्रेटेजी और अप्रोच दोनों को चेंज करने की जरूरत है। अगर कोई 2027, 2028, इवन 2029 में भी प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है या अपना प्रीलिम देने की कोशिश कर रहा है, तो आपको स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, मैंने प्रोसेस बताया कि मान लीजिए कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट के बाद क्या होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, उसके बाद क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन होगा। तो ये पूरा एक चार्ट फ्लो होता है। पूरा क्या है, चार्ट फ्लो मैंने बताने की कोशिश की। पहले क्या होगा, कंप्लेन होगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर प्रोसिक्यूशन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी, हमने इसमें बताने की कोशिश की। इंक्वायरी में अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, इंक्वायरी में मिनिमम टाइम 6 डेज लगता है, इन्वेस्टिगेशन में मिनिमम 6 मंथ का टाइम लगता है। आपको क्या लगता है गाइस कि लोकपाल जो है वो जो अकाउंटेबिलिटी है डेमोक्रेसी की, उसको स्ट्रेंथन कर रही है या वीक कर रही है? लोकपाल क्या कर रही है, वो जो कर रही है वो स्ट्रेंथन कर रही है क्या अकाउंटेबिलिटी को, जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, ट्रांसपेरेंसी को क्या कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है। अगर मान लीजिए यहाँ करप्शन हो रहा है, उसके केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट में क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी। को लोग करप्शन करने से डरेंगे, लोग करप्शन नहीं करेंगे। अगर केसेस को कन्विक्शन रेट अगर ठीक है या जल्दी उनको क्या किया जाता है, केसेस को सॉल्व कर दिया जाता है, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इथिकल गवर्नेंस बढ़ेगी, गुड गवर्नेंस बढ़ेगी। तो ये अगर हाँ, लोकपाल क्या कर रहा है, लोकपाल स्ट्रेंथन कर रहा है अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी। हेलो, नहीं नहीं अभी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नो सर, सर ने म्यूट कर दिया। यस सर, वॉइस तो कर रहा है, नहीं आ रही। आखिर मुझे बताइए गाइस, व्हाट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो कब पिक्चर में आया था? क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद आया, कब आया और किसके रिकमेंडेशन पर आया, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसकी पावर्स क्या होती हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की? अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते हैं तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो इमर्ज होता है वो इमर्ज होता है सतनाम कमेटी 1964। जो 1964 में संतनाम जो कमेटी थी उसके बाद इमर्ज होता है। इमर्ज क्यों हुआ? इसलिए इमर्ज हुआ कि करप्शन के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। क्या हो रहा था? करप्शन के केसेस बढ़ रहे थे और जो गवर्नेंस की जो इफिशियंसी थी वो भी वीकन हो रही थी। मान लीजिए अगर करप्शन बहुत ज्यादा होगा
तो गवर्नेंस की जो इफिशियंसी है, गुड गवर्नेंस जो है वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा रीजन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का आने का, जो किसकी कमेटी में आया, किसकी कमेटी के बाद आया, आता है संथानाम कमेटी। जो कब थे, 1964। उसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो पिक्चर में आता है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कब आया था ये। क्या किया था, रिकमेंडेशन किसने दी थी, संथानम कमेटी 1964 में। लेकिन इसको क्रिएट कब किया गया था, क्रिएट जो किया गया था, एक गवर्नमेंट एक रेजुलेशन लेकर आती है। कब लेकर आती है रेजुलेशन, रेजुलेशन जो लेकर आती है वो 1988 में रेजुलेशन लेकर आती है। कब लेकर आती है, 1988 में। क्या आप मुझे बताइए जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो कैसी बॉडी है, वो जैसा आपको पता होगा रेजुलेशन आया 1988 में, रेजुलेशन लेकर आए। क्या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो हो ही नहीं सकती। जब क्या है, जब रेजुलेशन के थ्रू ये इस बॉडी को लेकर आया गया है, तो ये कैसी बॉडी हो सकती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसको जो स्टैट्यूटरी जो क्या है, स्टैट्यूटरी कब दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला इसको दोस्तों, इसको जो स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू दिया गया था। तो 1998 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। तब दिया गया इसको 1998 में, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया। पहले इसका रिकमेंडेशन किसने दी थी, संथानम कमेटी 1964 में, फिर रेजुलेशन आता है 1988 में, फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस कब दिया गया, 1998 में। तो 1998 में स्टैट्यूटरी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सीबीसी एक्ट, जो सीबीसी एक्ट है वो कब आया था, सीबीसी एक्ट कब इनेक्ट किया गया था, सीबीसी जो एक्ट है वो इनेक्ट किया गया था, सीबीसी एक्ट को इनेक्ट किया जाता है 2003 में। 2003 में सीबीसी एक्ट को इनेक्ट किया जाता है। व्हाट इज सीबीसी एक्ट, मुझे बताइए व्हाट इज सीबीसी एक्ट क्या है गाइस। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट इज सीबीसी एक्ट। प्लीज डिफाइन करिए कि सीबीसी एक्ट है क्या। सीबीसी जो है दोस्तों वो एक अपेक्स विजिलेंस कमीशन है। क्या है, एक अपेक्स विजिलेंस कमीशन है। क्या, अगर एंटी करप्शन के जितने भी केसेस हैं, मान लीजिए कहीं पर करप्शन हो रहा है, तो करप्शन एक जो करप्शन मैकेनिज्म के जो केसेस हैं वो इस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, एंटी करप्शन मैकेनिज्म है। कैसा है ये एंटी करप्शन मैकेनिज्म है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। कैसा है, एंटी करप्शन मैकेनिज्म, अपेक्स बॉडी है एंटी करप्शन मैकेनिज्म इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंटी करप्शन मैकेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसमें कुछ देखने की कोशिश करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं पॉलिटी में। क्या आपको कीवर्ड्स में ट्रैप करने की कोशिश करता है जामिया आरसी हुआ, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, अगर आप प्रीलिम्स हो या कोई भी प्रीलिम्स हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अगर आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं तो आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप 24 घंटे पढ़ते रहें, आप 4-5 साल से पढ़ लें, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन पेपर कभी पूरे लाइफ में अपने सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिर आपको, आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, 100 में से आपको 30 क्वेश्चन आ सकते हैं, 100 में से क्या आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने जैसी अंडरस्टैंडिंग बनाई है, आपने जैसी प्रिपरेशन की है, फिर आप उसके बेसिस पे क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर
पहले एलिमिनेशन मेथड से क्या, अब तो यूपीएससी ने बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड को ही खत्म कर दिया। पहले लोग एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, तो अब जो क्या है, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप कितना भी पढ़ लेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही होशियार हैं, लेकिन आप कभी भी पूरे पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं। तो टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होता है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठती है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। आप टेस्ट सीरीज में तो मिस्टेक अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम हॉल में मिस्टेक को अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने वहां पर मिस्टेक की तो आपके प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए इस पर अगर बात करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएगी। हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर रहे थे, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में हमने देख लिया कब वो स्टेटरी स्टेटस मिला, कब वो एक्ट आया, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है क्या, वो हमने सारी चीजें देखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, सीबीसी इज नॉट इक्वल टू सीबीआई, इज नॉट इक्वल टू लोकपाल। सीबीसी खुद एक अथॉरिटी है, खुद एक बॉडी है, वो किसी के इक्वल टू नहीं है। तो सीबीसी क्या है, सीबीसी एक विजिलेंस सुपरविजन है। क्या करती है, सुपरविजन करती है, एंटी करप्शन मैकेनिज्म है। जो करप्शन की जो इंक्वायरी है वो विजिलेंस कमीशन के द्वारा ही की जाती है। लोकपाल, लोकपाल क्या करता है, रेफर्स करता है केसेस को, किसको, सीबीसी को। सीबीसी क्या करता है, सुपरवाइज करता है विजिलेंस को। फिर सीबीआई क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है केसेस को। ओ, अब मुझे बताइए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कंपोजिशन कैसे होता है। कंपोजिशन, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कंपोजिशन बताइए, कौन कौन सा कंपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज द कंपोजिशन। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो अगर कंपोजिशन की बात करूं तो एक इसमें क्या होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस, इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, एक सेंट्रल विजिलेंस जो होता है वो कमिश्नर होता है। क्या होता है, कमिश्नर। और दो क्या होते हैं, विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, दो इसमें विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, और दो क्या होते हैं, वो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। बस इतना ही कंपोजिशन होता है। इसमें 3 मेंबर्स बॉडी है। ये कैसी है, 3 मेंबर्स बॉडी है। तो आगे अगर मैं बढ़ूं, इसका कंपोजिशन तो हमने देख लिया। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है इसमें, अपॉइंटमेंट की बात करता हूं। अपॉइंटमेंट कैसे होता है इसका, कौन सी बॉडी है या कौन सी कमेटी है जिसके अंदर अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो जैसा मैंने हर अपॉइंटमेंट में आपको एक निमोनिक दे रहा हूं, तो आप याद रखिएगा पीएचएल। पीएचएल का मतलब क्या होता है, पीएचएल का मतलब हो गया, पी से हो गया हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, एस से हो गया होम मिनिस्टर, एस से क्या होगा, होम मिनिस्टर हो गया, और एल से हो गया लीडर ऑफ अपोजिशन। तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी होती है जो डिसाइड करती है कि कंपोजिशन का सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन होगा और 2 विजिलेंस कमिश्नर कौन होगा। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये 3 मेंबर जो कमेटी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, और वो इसके अंदर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब मुझे बताइए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कुछ फंक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके फंक्शन क्या हैं, क्या काम करते हैं, इनका वर्क क्या होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, जो विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फंक्शन देख लेते हैं।
जो विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करते हैं, जो विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको सुपरवाइज करते हैं। ये करप्शन कंप्लेंट इन मिनिस्ट्री, सीबीसी मॉनिटर द डिपार्टमेंटल विजिलेंस। तो डिपार्टमेंटल जो विजिलेंस होता है उसको क्या करते हैं, उसको सुपरवाइज करते हैं विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरा फंक्शन क्या हो सकता है इसका, अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशनर का, तो दूसरा फंक्शन क्या होता है, जो सीबीआई के करप्शन के केसेस होते हैं, सुपरवाइज सीबीआई इन करप्शन केसेस। क्या करते हैं, सीबीआई को क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। सुपरवाइज सीबीआई इन करप्शन केसेस। जो सीबीआई के बाद जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं उसमें क्या करता है, सेंट्रल विजिलेंस जो कमिश्नर है वो उसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है। अगर मैं तीसरा फंक्शन देखूं, तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, तीसरा फंक्शन होता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स, जो कंप्लेंट्स आती हैं उनकी इंक्वायरी करता है। वो इंक्वायरी कैसे करता है, स्पेशली आपको जैसा पता होगा, मैंने अभी लोकपाल पढ़ाया, तो लोकपाल क्या करता है, लोकपाल के पास अगर कंप्लेंट आती है तो वो क्या करता है, इंक्वायरी किससे कराता है, इंक्वायरी जो होती है वो कंप्लेंट की कौन करता है, वो सीबीसी करता है, वो सुपरविजन करता है, कौन, सीबीसी करता है। तो स्पेशली दोज रेफर्ड बाय द लोकपाल। तो इसका तीसरा फंक्शन ये हो गया। तो ये हमने 3 फंक्शन देखने की कोशिश की कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के जो फंक्शन है वो ये होते हैं, सुपरवाइज करता है विजिलेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, और सुपरवाइज करता है सीबीआई को जो जितने भी करप्शन के केसेस हैं उनके, और जो लोकपाल जो रेफर करता है कंप्लेंट को, तो उसको क्या करेगा, उसको भी ये इंक्वायरी करेगा कंप्लेंट की। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज विजिलेंस, सिंपल लैंग्वेज में विजिलेंस क्या होता है। गाइस प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट इज विजिलेंस। आखिर विजिलेंस होता क्या है, व्हाट इज विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है मिस यूज द पब्लिक सर्वेंट पावर या ऑफिशियल पावर। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या वो क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं अपने पावर का। तो विजिलेंस का सिंपल सा मतलब है प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर। क्या है, जो प्रिवेंट करता है, जो मिसयूज करते हैं पावर को, जो ऑफिशियल पावर होते हैं उनको प्रिवेंट करता है, वो अपनी पावर को मिसयूज ना करें। चाहे हम ब्राइबरी की केसेस देखें, वो करप्शन करते हैं, ब्राइबरी लेते हैं, अपने पावर का यूज करके करप्शन करते हैं। और दूसरा हम देखते हैं अपना जो ऑफिस होता है उसको भी क्या करते हैं, उसका भी वो मिसयूज करते हैं और करप्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रिक्योरमेंट करप्शन और फेवरेटिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा करते हैं। तो विजिलेंस का सीधा सा मतलब हो गया जो ऑफिशियल पावर होते हैं अपनी पावर को मिसयूज करने से प्रिवेंट करना विजिलेंस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी गाइस जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली सीबीसी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट को रिलीज किया है। तो एनुअल रिपोर्ट को रिलीज किया, उसमें उन्होंने क्या चीजें हाईलाइट की हैं, तो उन्होंने हाईलाइट की है कि जो मिनिस्ट्री वाइज कंप्लेंट थी उसको हाईलाइट किया है, जो डिस्पोजल रेट्स है कि आखिर जो करप्शन के जो केसेस हैं जिनकी वो इंक्वायरी कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, तो कितने केसेस को डिस्पोजल किया गया है, करप्शन का ट्रेंड कैसा है, कि करप्शन बढ़ रहा है मिनिस्ट्रीज में या करप्शन घट रहा है, उस रिपोर्ट में ऐसा मेंशन किया गया है। अच्छा, मैंने बता दिया कि एनुअल रिपोर्ट, लेकिन सीबीसी क्यों पब्लिश करती है एनुअल रिपोर्ट, इसलिए पब्लिश करती है कि मिनिस्ट्री के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए और अकाउंटेबिलिटी आए और जो गुड गवर्नेंस है उसको प्रमोट किया जाए। इसलिए क्या है, ये एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एक बात मुझे बताइए कि ऑलरेडी इतनी सारी एजेंसी एग्जिस्ट कर रही हैं एंटी करप्शन की, लेकिन सीबीसी की जरूरत क्या पड़ी? वाई सीबीसी इज नेसेसरी? सीबीसी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एंटी करप्शन बॉडी थी, फिर हमने सीबीसी क्यों बनाया? उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताऊं कि जो इंटरनल करप्शन होता है, इंटरनल करप्शन को ओवरसी करने के लिए हमारे पास कोई भी बॉडी नहीं थी, तो हमें इसलिए एक विजिलेंस बॉडी की जरूरत थी, तो हमने इसलिए क्या बनाया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया। और और जो बॉडी थी उनका क्या था, बहुत कम जो था वीक सुपरविजन था, और जो डिसिप्लिनरी एक्शन था बहुत ज्यादा डिले हो रहा था, इसलिए हमें ये विजिलेंस कमीशन बनाने की जरूरत पड़ी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जो हमने विजिलेंस कमीशन के बारे में बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट्स लगे तो आप मुझे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। तो हमारी जो क्लास थी आज यहीं पर एंड होती है। थैंक यू गाइज, स्टे हैप्पी, स्टे लर्निंग। Sir, can I ask question? सर चले गए। हेलो। अच्छा सर से पूछना है। कल भी सर का सेशन है, कल पूछ लीजिएगा। उनको भी याद नहीं रहा। No, sir. My doubt regarding the exam process which we are going through. Actually, मेरे को ये पूछना था, जो 6 तारीख मतलब 6 में जो एग्जाम है वो कंफर्म है 6 में ही होगा सर, कि डेट आगे भी एक्सटेंड हो सकती है? नहीं डेट नहीं बढ़ेगी, मैंने ग्रुप में बताया तो था आपको। यस सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया था बिकॉज मॉर्निंग में, तो मेरे को पता नहीं था। क्लास और एक्सटेंड हो रही है। एडमिट कार्ड वगैरह सर कब तक आएगा? 29 या 30th को पोर्टल ओपन होगा। उस दिन आप अपनी एंट्रीज को अगर चेंज करना चाहते हैं, कुछ गलत हुआ सही करना चाहते हैं, तो वो 2 दिन मिलते हैं। 29 30th को पोर्टल ओपन होगा, तो आप ये समझ लो कि 31st के बाद 1-2 को आपके एडमिट कार्ड आएंगे। ओके सर, वो मैंने जो प्रेफरेंस भरा है सेंटर का वही मिलेगा दिल्ली ना मेरे को? जी जी बिल्कुल। तो मैं रिजर्वेशन अभी करा लूं या फिर वेट कर लूं, बिकॉज सीट वगैरह ट्रेन की फुल हो जाएंगी तो मेरे को दिक्कत हो। कल परसों करा लीजिए। जी, थैंक यू सर।